हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः एक बार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य बिना भोजन खाए कुछ दिन रह सकता है, बिना पानी पिए भी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन क्या बिना सांस लिए रह सकता है अधिकतम 2 मिनट या 3 मिनट? तो उस सांस लेने की प्रक्रिया में क्या कौन से अंग है, कैसे सांस व्यक्ति लेता है, वो जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, ये हम लेकर के पूर्ण थ्योरी प्लस MCQs के साथ बताएंगे। तो आप अंत तक हमारे वीडियो को अवश्य देखिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न हैं कि एग्ज़ाम में छपने लायक हैं, और इसमें यदि देख के जाएंगे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न इससे बाहर आ जाएगा। पूरे एक्सपेक्टेड जो हैं वो हम लाए हैं। बहुत अच्छा हमने प्रयास किया है। आप हमारी क्लास को अंत तक एक बार अवश्य देखिए। मिलते हैं नए इनोवेशन के साथ, टॉपिक के साथ। आइए, ये है अपने श्वसन तंत्र का पिक्चर, देख रहे हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र। देखो, श्वसन तंत्र के मुख्य भाग या की ऑफ पार्ट्स, नासा छिद्र है ना, नोजल कैविटी। देखिए, नोजल कैविटी, ये देखिए यहाँ से ये बता रखा है, नाक का जो पिछला है खुला मार्ग नाक का, इसको बोल सकते हैं। तो ये है नोजल कैविटी। यहाँ से सांस कहाँ आता है? ग्रसनी में, है ना, फ्रिंक्स और लैरिंग्स, है ना। ये यानी कि ये जो ग्रसनी है, नली है, इसके बीच का जो भाग होता है जहाँ से भोजन नली को अलग कर देता है, भोजन ग्रसनी में जाता है और वायु जो है वो श्वसनी में जाता है। तो ये मेन काम है। उसके बाद में देखिए स्वर यंत्र, है ना, लैरिंग्स, स्वर यंत्र लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स। देखिए, ये यहाँ पर नली और जो है ग्रसनी, फेरिंग्स आपस में ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसको लैरिंग्स कहते हैं। और ये जो लैरिंग्स है ये स्वर यंत्र है। अच्छा है प्रश्न यहाँ से। श्वास नली, उसके बाद ये जो श्वास नली है, ये छल्लों टाइप जो बन रही दिख रही है, ये क्या है? श्वास नली है। ट्राइकिया, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो श्वास होता है वो कहाँ आता है? श्वसनी में या ब्रोंचियस। ये अब देखो, यहाँ से बड़ी बड़ी शाखाएं टाइप फेफड़ों में आकर के बढ़ रही हैं, इनको ब्रोंचिस बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आकर के जो नली से होकर के सांस आता है वो यहाँ पर आ जाता है, ये ले लेती हैं। उसके बाद श्वसनिकाएँ या ब्रोंचियस, है ना। ये देखिए, इन बड़ी बड़ी में से भी कुछ ऐसी शाखाएं टाइप आ रही हैं, यहाँ आता है। उसके बाद वायु कूपिका, क्या है ये? वायु कूपिका। एल्वियोली क्या है? ये देखो, एल्वियोली कूपिका। ये एक सिराओं में बिल्कुल एक गोल थैली टाइप यहाँ बन रही है, बहुत सारी। यहाँ पर ये जो है एल्वियोली है, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे ऑक्सीजन लेना, पूरे फेफड़े के हर पृष्ठ तक पहुँचाना और CO2 बाहर लेना। उसके बाद आ जाता है फेफड़ा। ये पूरा आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी का या श्वसन लेने का, ये इस प्रकार से चलता है। चलिए, श्वसन क्या है? श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है बेटा? जैविक प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन लेता है एक व्यक्ति। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन लेता है और भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा में उत्पन्न कर देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये सब जो है वो श्वसन की प्रक्रिया है। अब रासायनिक समीकरण क्या है बेटा इसका? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2, फिर CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी और ATP, है ना। तो ये इस प्रकार से जो आपका बन रहा है। अगला है श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें अधिक ऊर्जा बनती है। जैसे मनुष्य, पशु, ये ऑक्सीजन लेते हैं और इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कम ऊर्जा बनती है, जिसमें ईस्ट है, जीवाणु है,
इस प्रकार के उनको अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग एवं कार्य, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे अंग का नाम, उसका क्या काम है और परीक्षा उपयोगी तथ्य, एग्जाम टिप जो है वो भी आप देखेंगे। जैसे नासा गुहा या नोजल कैविटी जो अपन ने इसका पहला जो पढ़ा वो क्या है, वायु को छानना, नम करना और गर्म करना, है ना। बाल एवं म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें नाक में जो अपने बाल है ना, ये म्यूकस धूल के कणों को रोकते हैं। ये बाल भी बहुत बड़े सहायक हैं, है ना। तो ये है धूल के आगे जाने से रोकते हैं, यानी एक प्रकार से छलनी का काम कर रहे हैं अपने जो बाल हैं ये। और ये क्या है, वायु का शुद्धिकरण, क्योंकि वहाँ से वायु छन जाती है, आगे शुद्ध वायु जा करके अपने फेफड़ों में जाती है और वहाँ तक अपन शुद्ध वायु लेते हैं। अगला है श्वास नली बेटा, ट्रेकिया, वायु को फेफड़ों तक पहुँचाना इसका काम है। ट्रेकिया जो नली है वो वायु को फेफड़ों तक पहुँचाती है। और सी आकार के कार्टिलेज या उपास्थि के छल्ले होते हैं। अभी कार्टिलेज या उपास्थि क्या है बेटा, ये यानी उपास्थि, अस्थि तो नहीं है लेकिन उप धन अस्थि यानी उपास्थि हो गया, ये इसमें दीर्घ संधि होते हुए। तो उपास्थि यानी पूर्ण रूप से हड्डी जैसा कठोर, इतना तो नहीं है लेकिन उतना भी नरम नहीं है। तो हड्डी और मांसपेशियों से बीच के थोड़ा कठोर पदार्थ जो हड्डी के बिल्कुल किनारों पे होता है वो है, जैसे जबड़े में हो सकता है या ऐसा ये कुछ वो है। ये क्या करता है, नली को सिकुड़ने से बचाता है। वो जो छल्ले होते हैं ना वो ऐसे तो इतने टाइट होते हैं बिल्कुल ये सिकुड़ नहीं जाए नली, यदि सिकुड़ जाएगी तो सांस कैसे लेगा व्यक्ति, तो ये सिकुड़ने से इसका बचाने का कार्य है। फिर है कूपिका, है ना, एल्वियोली यानी फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है बेटा कूपिका। और गैसों का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विनिमय यानी आदान प्रदान जो होता है गैसों का, वो इस कूपिका में होता है। और ये श्वसन तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। ये चलते हैं डायफ्राम, छाती के नीचे स्थित मसल पेट, छाती के नीचे है ये मसल पेट है, सांस लेने और छोड़ने की गति को नियंत्रित करता है। डायफ्राम सांस लेने की गति को कौन करता है, लेना छोड़ने की गति को डायफ्राम नियंत्रित करता है। और सांस लेने में 75% योगदान जो है वो इसका डायफ्राम का है। बेटा ऐसे टॉपिक जेएनवी क्लास 5 के उसमें सिलेबस में शामिल किए गए हैं, तो आप ईवीएस को हल्के में ना लें। इसके हर एक टॉपिक पर हम बिल्कुल रेगुलरली सतत जो है टॉपिक्स वाइज हम क्लासेस लेके आ रहे हैं। आप वीडियोस को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, फिर जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो बताइएगा कि हाँ सर उसमें से आया था कि नहीं आया था। यानी कि ये जो विज्ञान के जो टॉपिक हैं वह भी इसमें सम्मिलित हैं। तो बहुत बड़ा एक मेजर इस बार सिलेबस इसमें है, तो पता नहीं कहाँ से आ जाए, इसलिए अपने को तो जो भी टॉपिक दिए हैं उस पर टॉपिक क्लियर करवाते चलना है। चलिए, गैसों का आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज हीमोग्लोबिन यानी सांस लेने में वायु का संगठन क्या है, इनहेलिड एयर। नाइट्रोजन जो होती है वो अपन 78% कोई बदलाव नहीं है जब, है ना, और ऑक्सीजन 21 अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 जो है वो साथ में हो जाती है। अब सांस छोड़ने में जो वायु का संगठन है वो क्या होता है, एक्सेलिड एयर, है ना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16.4 घट जाती है थोड़ी सांस छोड़ते समय, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है 4.4 हो जाती है। देखो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन आरबीसी यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त बेटा क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब एग्जाम बूस्टर फैक्ट क्या है, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में, श्वसन दर तो 72 है ना, 72 बार। चलिए, फेफड़ों और डायफ्राम की कार्यप्रणाली।
अंतः श्वसन इंस्पिरेशन, उच्छ्वसन एक्सपिरेशन। देखिए ये फेफड़े और डायफ्राम की कार्यप्रणाली बता रहे हैं यहाँ पे। डायफ्राम नीचे की ओर सपाट होता है, फ्लैट होता है, नीचे की ओर होता है। छाती की गुहा जैसे चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ता है और वायु बाहर से फेफड़ों में प्रवेश करती है। उच्छ्वसन क्या है? डायफ्राम पुनः ऊपर गुंबदाकार होता है, छाती की गुहा का आयतन घटता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। अब परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य, मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स, बिल्कुल आशा है कि ऐसे हो सकता है। अब जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है? जलीय जीव, मछलियां गलफड़ों द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन से सांस लेती हैं। कीटों में श्वसन कैसे होता है? जैसे कॉकरोच तथा कीट, इनमें श्वास रंध्र किससे होता है? श्वास रंध्र स्पाइरेकल्स तथा वातक नली द्वारा सांस श्वसन करते हैं। ये उभयचर फ्रॉग में जैसे मेढक है, ये उभयचर है। उभयचर यानी जल और थल दोनों में रहने वाला। तो मेढक त्वचा तथा फेफड़े दोनों से सांस ले सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, देखा है? उसकी त्वचा यूं हिलती रहती है। तो त्वचा से, चमड़ी से और फेफड़े दोनों से सांस लेता है। और पौधों में श्वसन कैसे होता है बेटा? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र, पत्तियों में छोटे छोटे इस प्रकार से रंध्र होते हैं, उनके द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करता है। अब स्वस्थ फेफड़ों के लिए अच्छी आदतें क्या है बेटा? स्वस्थ रहना है व्यक्ति को तो अच्छी आदतें भी रखनी होगी। प्रतिदिन प्राणायाम एवं व्यायाम करें, इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। और धूल, धुएं एवं प्रदूषण से बचें। प्रदूषित वायु श्वसन नलिकाओं को नुकसान कर सकती है, तो प्रदूषण से बचें। अगला है धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा का मुख्य कारण बन सकता। दीर्घ काल के लिए यदि कोई व्यक्ति ये धूम्रपान करता है तो उसको कैंसर होना 90% स्वाभाविक है। अगला, मनुष्य में श्वसन तंत्र की सबसे छोटी कार्यशालीन एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? मनुष्य में श्वसन तंत्र की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक कार्य इकाई, संरचनात्मक क्या? श्वास नली, कूपिका, श्वसनी या ग्रसनी? ये है कूपिका, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। वो जो छोटी छोटी थैलियाँ थी वो। अगला है, मानव शरीर में गैसों, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस अंग में होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क? ये तो इसमें ही होगा, एल्वियोली यानी लंग्स में ही आते हैं ये। अगला, सांस लेते समय वायु में से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स? थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूं, आप इसको सोच करके, थिंक करके इसको आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बैठेगा, क्या बैठेगा? ये हीमोग्लोबिन। सांस छोड़ते समय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? सांस लेते समय नहीं, सांस छोड़ते समय। भाई लेते समय 0.03 और छोड़ते समय बढ़ जाती है 4.4%। थ्योरी अगर अच्छे से देखोगे तो MCQs करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? मछली जो है वो अपना श्वसन किस अंग द्वारा करती है? फेफड़े द्वारा, क्लोम, गलफड़े द्वारा या त्वचा द्वारा या श्वास रंध्र द्वारा? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या बैठेगा बेटा? ये गलफड़े द्वारा मछली अपना श्वसन करती है। कॉकरोच में वायु शरीर में किन छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है? कॉकरोच, फेफड़े, गलफड़े, श्वास रंध्र या त्वचा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉकरोच या कीटों में श्वास रंध्र के द्वारा वायु प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामान्य वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था, ये प्रश्न थ्योरी में थोड़ा छूटा हुआ था, वहाँ पर अवस्था पूछती थी डायरेक्ट। विश्राम जब करता है व्यक्ति
विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? जब व्यक्ति विश्राम में होता है या निद्रा में समझ लो होता है तो उस समय कितनी होती है? 72 बार। ये 72 बार तो सामान्य अवस्था है बेटा। कौन सी है ये सामान्य अवस्था है। कौन सी है? सामान्य मनुष्य। ये सामान्य दशा है। और विश्राम में जब होता है तो 12 से 18 बार, बहुत कम हो जाती है क्या? चलिए, श्वसन यानी उच्छ्वसन। ये उच्छ्वसन है सांस छोड़ते समय। उच्छ्वसन का मतलब होता है सांस छोड़ते समय के समय डायफ्राम की गति कैसी होती है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पूर्व स्थिति में, बाहर की ओर, या कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर बच्चे खोज के देंगे। तो इसका राइट आंसर यही है, ऊपर स्थिति में आती है। चलिए, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? पौधे की पत्ती देखी होगी तुमने, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जाइलम, रंध्र, फ्लोएम, मूल रोम। रंध्र बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रंध्र। चलते हैं अगले पे। अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट में क्या बनता है? अल्कोहल प्लस CO2, लैक्टिक अम्ल, केवल जल या ऑक्सीजन? बताइए, ऑप्शन A, B, C और D, कौन सा राइट आंसर इसमें बैठेगा? अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट में क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा अल्कोहल प्लस CO2। अत्यधिक व्यायाम या तेज दौड़ने के बाद मांसपेशियों में एंटन क्रैम्प्स जो आते हैं, अपन बोलते हैं खिलाड़ियों में क्रैम्प्स आ गए, मांसपेशियों में उनके एंटन हो जाती है। ये क्रैम्प्स, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। अपन जब भी मैच देखते हैं तो क्रैम्प्स आ गए ऐसे बोलते हैं खिलाड़ियों को, क्रैम्प्स आ गया। क्रैम्प्स होता है मांसपेशियों में एंटन आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, वो फिर उस एनर्जी के साथ नहीं कर पाता है, उसको मैदान में कभी कभार बाहर भी जाना पड़ता है। क्यों होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण? बहुत अच्छा शानदार सवाल है। इसका आंसर बच्चे गैस करके बताएंगे। इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो होता है बेटा लैक्टिक अम्ल। मानव स्वर यंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मानव स्वर यंत्र यानी जो नासा छिद्र, इसके बाद में यहाँ पर जो है सांस की नली और उसको जोड़ने वाला जो होता है वो स्वर यंत्र है, उसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं या अल्वियोली बोलते हैं? ऐसा प्रश्न बहुत एक्सपेक्टेड है। ये प्रश्न कहीं से भी आ गए तो बच्चों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो बहुत पछताएंगे फिर। मानव स्वर यंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसमें लैरिंग्स इसका राइट आंसर है। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। चलते हैं आगे। भोजन करते समय भोजन श्वास नली में न जाए, भाई वहाँ तक की नली वो एक है, लेकिन वहाँ से जो है श्वास नली में न जाए, इसलिए कौन सा कपाट बंद हो जाता है? देखो कुदरत ने क्या संरचना बिठाई है। अपन सांस भी लेते हैं और भोजन भी खाते हैं, तो न यहाँ से भोजन मुख से लेते हैं, लेकिन वहाँ से ग्रसनी से होता हुआ यहाँ पर एक कपाट होता है, वो एक सांस इधर आ जाता है और भोजन जो है उस नली में चला जाता है, ग्रसनी में। तो ये कौन सा कपाट होता है, ताकि श्वास नली में यदि भोजन चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो कौन सा होता है? एपिलोंटिस कपाट है या ट्रैकिया है, डायफ्राम है या वॉल्व, यानी वहाँ पर एक ऐसा कपाट या कुछ आ जाता है, झिल्ली टाइप कोई परत, जिससे वो अपनी सही डायरेक्शन में वायु चली जाती है या भोजन सही डायरेक्शन में चला जाता है। तो उसका बेटा कपाट का नाम है, ये है एपिलोंटिस। बहुत अच्छा प्रश्न है। नोट डाउन इन प्रश्नों को अवश्य एक बार बच्चे कॉपी में अपने में करेंगे, रिवीजन करेंगे तो ही इसका याद रहते हैं। नहीं तो हमने देखा है कि बच्चों को एक बार बता दिया जाता है, लेकिन वो जब नोट डाउन नहीं करते हैं कुछ बच्चे, वो भूल जाते हैं। 5वें 7वें दिन हम ऐसा रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा के देते हैं तो, लेकिन जो बच्चे नोट करते हैं, अपनी बुक्स में नोट्स बनाते हैं,
और एक बार रिवीजन या 2 बार कभी कर लेते हैं, उनके लिए वो स्थायी अमिट छाप बन जाती है, माइंड मस्तिष्क में बैठ जाता है, फिर वो गलतियाँ नहीं करते हैं। और वही बच्चे जो होते हैं वो जिसको बोलते हैं अपन IQ हाई है। IQ हाई किसका होता है? सबका होता है बेटा। आप जितना एफर्ट ज़्यादा देंगे, जितना अपना प्रयत्न ज़्यादा देंगे, जितना अपना लिख लिख के करेंगे, तो वही होता है। कोई माँ के पेट से कोई IQ किसी का नहीं होता है। तो ज़्यादा प्रयास करिए, जो बच्चा प्रयास करेगा उसको कुदरत भी देगी। तो आप हमेशा लिख लिख करके नोट्स बनाइए, जो भी आपने किताब ही पढ़ रहे हैं लेसन की, उसमें से भी आप क्वेश्चन निर्माण करिए कि इस प्रश्न में मैं कौन सा क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो ऐसा खोजी बच्चे बनिए और अपना जो है अपना जो लेवल ग्रोथ करिए। और जब सपना साकार होगा, आपको फूल मालाओं से और अखबार में जब फ़ोटो छपेगा, वो दिन आपके लिए बहुत सुखद होगा। आपके लिए क्या, आपके माँ बाप का तो खून और बढ़ जाएगा। तो खुशियाँ लाइए, अपने सपनों को भी साकार करिए और अपने माँ बाप के सपने भी साकार करिए। बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत ईमानदारी से अपना प्रयत्न कीजिए। आप भले ही अभी छोटी में हैं, छोटी क्लास में, 5th में, लेकिन अभी भी वो बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अभी से जो बच्चा घर आने के बाद अपना होमवर्क करेगा, बिना माता पिता के कहे ऐसी आदत डालिए कि मुझे जो क्लास में दिया गया काम है उसको मैं करूँगा। उसके अलावा जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय की इन गाइडों को, अब मैं कहता हूँ विद्यालय का काम वहीं कर लीजिए और थोड़ा बहुत घर पे भी कर लीजिए, लेकिन घर पे आकर के इन गाइड्स पे अपना फोकस करिए। हो सकता है किसी विद्यालय में इसकी तैयारी प्रॉपर हो रही होगी, किसी में नहीं हो रही होगी, तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहिए, वहाँ से अपना वीडियोस देखते लीजिए। नहीं तो हमारा तो बिल्कुल बिंदास है, फ्रीली सारा टॉपिक वाइज किया जा रहा है। तो आप इसको वीडियोस को देखिए और अपने नोट डाउन कीजिए और अपना जो स्किल्स हैं उनको बेहतर कीजिए। और अपने बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी तुमको बेहतर करेगा। इन्हीं आशा के साथ अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते चलते हैं। अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ संभावना है। केंचुआ अर्थवर्म किस अंग द्वारा सांस लेता है? केंचुआ बेटा फेफड़ों द्वारा, अपने आर्द्र त्वचा द्वारा, या गलफड़ों द्वारा, या नासा छिद्र द्वारा? केंचुआ केंचुआ जो होता है किसान का मित्र, इसको किसान मित्र भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? केंचुए को क्या नाम दिया गया दूसरा? हैं? किसान मित्र, क्योंकि ये जिस भी खेत में डालते हैं वहाँ उपज ज़्यादा अच्छी होती है, और ये जो अंदर जीवाणु कीटाणु लगते हैं फसल में उनको ये खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो इसीलिए ये अर्थवर्म जो है केंचुआ किसान मित्र है, और ये अपनी त्वचा, आर्द्र त्वचा जो होती है उसके द्वारा श्वसन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। हमारे फेफड़े किस सुरक्षात्मक गुहा में स्थित होते हैं? हमारे फेफड़े किस सुरक्षात्मक गुहा में स्थित होते हैं? उदर गुहा, वक्ष गुहा, कपाल गुहा, पैल्विक गुहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वक्ष गुहा, यानी छाती के चेस्ट कैविटी में होते हैं। अगला है, श्वास नली या ट्रैकिया को पिचकने से रोकने के लिए उसमें किस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं? बहुत शानदार सवाल आ गया। देखो, अस्थि छल्ले, उपास्थि छल्ले, मांसपेशियों के छल्ले, लोहे के छल्ले। भाई लोहे के छल्ले शरीर में होंगे नहीं, है ना। अब यहाँ से देखो, फिर अस्थि उपास्थि के सी आकार के छल्ले। तो उपास्थि होती है ना, तो पूरा हड्डी होता है ना, मांसपेशी होता है, बीच का वो भाग होता है। उपास्थि छल्ले सी आकार के छल्ले जो होते हैं, ऐसे अपन वो देखा उसमें। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है बेटा? एडीपी, एटीपी, डीएनए, आरएनए? बहुत अच्छा सवाल है। एटीपी के रूप में, वो रासायनिक सूत्र जो अपन ने पढ़ा था, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है एटीपी? यानी क्या है? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बेटा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये है एटीपी का फुल फॉर्म। क्या है बेटा? एटीपी का फुल फॉर्म। नोट डाउन कर लीजिएगा।
हाँ, कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ सबसे तेज़ी से जुड़ती है? कौन सी गैस है जो वो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ सबसे तेज़ी से जुड़ती है? कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है बेटा? हाँ, थोड़ी देर से आ रहा हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ। हैं? चलिए बेटा, नासा गुहा में पाए जाने वाले सूक्ष्म बाल एवं म्यूकस का मुख्य कार्य क्या है? नासा गुहा में यानी नाक में जो बाल होते हैं छोटे छोटे, उनका और म्यूकस का मुख्य कार्य क्या है? धूल कणों रोगाणुओं को रोकना, हवा का तापमान कम करना, ऑक्सीजन का निर्माण करना या गैस का अवशोषण करना। तो इसका आंसर तो यही है कि वो धूल के कण रोकते हैं और शुद्ध हवा छान करके अपने भेजते हैं ताकि वो रोगाणु भी उससे नहीं लगता है ना। अगला है, फेफड़े के चारों ओर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? फेफड़ों के चारों ओर जो सुरक्षा करने वाली झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, फ्लूरो या फुफ्फुसावरण या पेरिटोनियम या मेनिंजेस? फ्लूरा क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण, यानी उसके पीछे जो है वो आवरण है। धन्यवाद, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक वाइज फुल्ली लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे A to Z स्टडी अड्डा चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, हो सके तो बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि घंटी का जो ये है दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पे प्राप्त होती रहें। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।